दोस्तों, रोहन नाम का 40 वर्षीय व्यक्ति जो एक बिजनेसमैन था, उसने भी जिंदगी के ऐसे मोड़ को करीब से देखा था जो उसकी मौत को छूकर वापस निकल गए। तो आइए जानते हैं रोहन की एक बेहद डरावनी दास्तान जो आज भी रोहन के दिल और दिमाग में पूरी तरह से बसी हुई है। जब भी रोहन उस हादसे को याद करता है तो उसका पूरा शरीर डर से थरथरा उठता है। अंधेरी रातों में सुनसान रास्तों का सफर सच में बहुत डरावना होता है, लेकिन यही सफर दिन दहाड़े अगर हॉरर बन जाए तो क्या हो सकता है। एक दिन की बात है जब रोहन काम की तलाश में अपने से दूर मंगलपुर गांव, जो शांतिनगर जिले से बस कुछ ही दूर आगे था, वो वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसको इंतजार करते करते लगभग 2 घंटे का वक्त किसी तरह काटना होगा। ऑफिस के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था जिसके अंदर खाने पीने का कुछ सामान था। पैसे जेब में नहीं थे और ऊपर से जोर से भूख भी लग रही थी। भूख के चलते किसी से पैसे मांगना भी ठीक नहीं था, जिस वजह से रोहन सब्र करता हुआ चुपचाप अपने उस बॉस के इंतजार में बैठा रहा जो उसका इंटरव्यू लेने वाला था। आधे पौने घंटे के बाद रोहन को अपना दोस्त विनायक दिखाई दिया। विनायक को देखते वो थोड़ा खुश हुआ और उसे आवाज देते हुए अपने पास बुलाने लगा। विनायक थोड़ा जल्दी में लग रहा था। आवाज देते वो रोहन के पास पहुंचा। अरे रोहन, यहाँ पर क्या कर रहा है? आज तो हमारे कॉलेज में फंक्शन है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए था। तभी रोहन दबी जुबान में बोला, अरे भाई, मैं थोड़ा जॉब की तलाश में हूँ और मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। तभी विनायक ने कहा, ओ अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी रोहन बोला, अरे भाई चलना, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। इमोशनल होकर विनायक ने कहा, नहीं भाई, मैं तेरा बिल जमा कर देता हूँ और तू खाना खा, और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। तभी छोटी सी मुस्कान देते हुए विनायक बोला, चल ठीक है, अब शाम को पार्टी में मिलते हैं, और हाँ, आराम से खाना खाकर अच्छे से इंटरव्यू दे देना। इतना बोलकर विनायक वहां से तुरंत ही चला गया। रोहन को मालूम ही नहीं था कि उसका नया दोस्त इतना बढ़िया इंसान होगा। करीब 7 दिन पहले ही तो दोनों की दोस्ती हुई थी। भरपेट खाना खाने के बाद रोहन का कॉन्फिडेंस हाई था। जिस रास्ते से पैदल चलते हुए रोहन इस छोटे से शहर में पहुंचा था, वो एकदम सपाट और सूखे पत्तों से भरा हुआ था। इतना तो रोहन को भी मालूम नहीं था कि इस रास्ते में इतना सन्नाटा क्यों पसरा रहता है। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद अब समय हो चला था इंटरव्यू का। इसी बीच रोहन के फोन की घंटी बजे और घंटी के बजते ही उसके दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ने लगे। फोन पर एक अननोन नंबर था। स्वाइप करते हुए जब रोहन ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, 15 मिनट के बाद ऑफिस पहुंच जाना, प्लॉट नंबर 4 के रूम नंबर 108 में। जहां रोहन को खुशी मिल रही थी तो दूसरी तरफ थोड़ी चिंता भी थी, क्योंकि आज से पहले 108 रूम नंबर उसने इस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर कभी नहीं देखा। पहले भी वो इसके अंदर घूम चुका था। 15 मिनट बीतने के बाद अपनी सांसों को थामते हुए रोहन आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और सबसे पहले 4थे फ्लोर पर पहुंचा, जहां पहले से कुछ गार्ड खड़े थे। उन सभी की नजर सिर्फ रोहन पर थी। पता नहीं क्यों रोहन को ये इतनी बड़ी जॉब क्यों लग रही थी। सब कुछ इतना ज्यादा सुरक्षित रखा गया था मानो यहाँ का बॉस प्रधानमंत्री हो। रोहन ने दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो रोहन की नज़र कुर्सी पर बैठे उसके बॉस पर पड़ी, जिसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा रखा था। अभी भी वो उसका चेहरा देख नहीं पाया। रोहन एक बेहद धीमी आवाज में बोला, सर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस शख्स ने अपने हाथ से रोहन को अंदर आने का इशारा किया, मगर जैसे उसका बॉस एकदम से पीछे की तरफ पलटा तो रोहन के तो होश ही उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम इस कंपनी के बॉस हो? रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। इस वक्त वो जो देख रहा था क्या वो हकीकत थे? वो अपनी आंखों को मसलते हुए बोला, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तभी वो झट से पीछे मुड़ा और दरवाजा खोलते हुए झट से बाहर निकल गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। अपने करीबी दोस्त को एक बड़ी सफलता के मुकाम पर देखकर वो समझ गया कि आखिर 2 साल पहले सिर्फ एक साजिश रची गई थी। ये उन दोनों की बात है जब कॉलेज में रोहन का एडमिशन नया नया शुरू ही हुआ था। कॉलेज में उसका एक दोस्त अजय काफ़ी गुंडागर्दी के मामले में था, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि अजय को किसी गलती के कांड के चलते जेल में डाल दिया गया है। किसी ने सोचा नहीं था कि वही बंदा आज अपनी ऑफिस खोलकर उसका मालिक बन जाएगा। रोहन थोड़ा शांत हुआ और उसके बाद फिर से ऑफिस में पहुंचा तो उसका दोस्त बोला, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, लेकिन इस समय मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हारा इंटरव्यू लेना मेरा हक है।
तभी अजय ने बाकी लोगों को ऑफिस से बाहर भेज दिया। उसके बाद अजय ने एक धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। रात के करीब 2 बजे तुम्हें मेरे घर के बगल में मौजूद मुर्दा घर से एक डेड बॉडी उठानी है। लेकिन याद रहे, इस काम को जितना तुम आसानी से करना चाहोगे ये उतना ही खतरनाक होगा। रोहन, जो अजय की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, उसने अजय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, और अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मार जाएंगे। तभी अजय जोर से हंसा और आश्वासन देते हुए बोला, तुम्हें बस 1 दिन का काम करना है। बदले में मैं तुम्हें एक मोटी रकम दे दूंगा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम्हें उस डेड बॉडी को आज के आज मेरे घर तक डिलीवर करना है। तुम्हें पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी, लेकिन ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। फिर उसके तुरंत बाद ही एक पंडित बाबा ऑफिस में पहुंचे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं, काले रंग के अजीब से कपड़े और उनके बदन से चिपका हुआ कुछ चिपचिपा पदार्थ। ये देखने मात्र से ही एक अखंड अघोरी बाबा लग रहा था। रोहन का मन था कि वो अजय से खूब बातें करे, उसके बारे में सारी चीजें जाने, लेकिन इस वक्त अजय बहुत ही सीरियस था। शायद उसे उस डेड बॉडी की बहुत जरूरत थी। फिर उस अघोरी बाबा ने रोहन के हाथों को आगे करने को कहा, और जैसे रोहन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो वो अघोरी सोच में डूब गया और फिर कुछ देर के बाद बोला, ये इस काम को करने के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार है, लेकिन इसकी हिम्मत और इसका जज्बा इस काम को पूरा निपटा सकता है, वरना अगर ये काम बीच में अटक गया तो रोहन के साथ साथ कई लोग भी अपनी जान गंवा देंगे। तभी रोहन को एक जोरदार सदमा लगा। तभी उसने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरी मौत का जिम्मेदार बन जाए। अब रोहन का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। अजय उस डेड बॉडी का क्या करेगा और उस डेड बॉडी के साथ उसका क्या संबंध है, और अजय यहाँ तक कैसे पहुंचा। सब सवाल उसके दिमाग में अभी चक्कर काट ही रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। रोहन के पास कोई चारा भी नहीं था। पर इस बार अजय ने उसे बहुत ही ज्यादा पैसों का लालच दे दिया कि उसकी गरीबी खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे का वक्त लगेगा, और उसके लिए उसे ऐसे काम को करना होगा जो उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। अब रोहन तो तैयार था। तभी अजय ने रोहन से कहा, आज की रात करीब 10:30 बजे तुम्हें मेट्रो स्टेशन के पास मिलना है, और याद रहे तुम्हारे साथ कोई नहीं होना चाहिए। साथ में तुम लोहे की कोई भी चीज अपने साथ लेकर मत आना। रोहन को आज सब कुछ अजीब और गड़बड़ लग रहा था, लेकिन बावजूद इसके भी वो इस काम को करने के लिए तैयार था। उसके बाद रोहन वहीं से अपने कॉलेज में चला गया, लेकिन जैसे वो कॉलेज में पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात अपने दोस्त विनायक से हुई। विनायक से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं विनायक रोहन से कुछ जानना चाहता था। फिर दोनों दोस्तों के बीच काफ़ी देर तक वार्तालाप होती रही, और उसके बाद विनायक ने पूछा, तुम उस ऑफिस के पास क्या कर रहे थे? तभी रोहन ने सिर्फ इतना बोलकर इस बात को काट दिया कि वो अपनी जॉब की तलाश में था और उसकी जॉब नहीं लग पाई। मुस्कुराते हुए विनायक ने कहा, अरे तुम उसकी हकीकत नहीं जानते। वहाँ पर जाने के बाद लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। मेरे चाचा के साथ भी कुछ ऐसे हुआ था। इससे पहले कि वो अपनी बात को ख़त्म करता कि अचानक ही कॉलेज के अध्यापक वहाँ पर दाखिल हो गए, और उसके बाद सभी का ध्यान भटक गया। रात होने को आई थी, लेकिन आज उस काम को करना भी बहुत ज़रूरी था। अचानक ही रोहन के फ़ोन पर एक मैसेज आया, और मैसेज को देखते ही रोहन एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसके खाते में किसी ने 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। रोहन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये कैसे हुआ, और फिर उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन पर अजय था, जो उसे मेट्रो स्टेशन के पास मिलने को बुला रहा था, और उन रुपये को ट्रांसफ़र करने वाला भी खुद अजय ही था। रोहन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली काम के लिए उसे इतनी मोटी रकम मिलेगी। रोहन मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा तो वो अघोरी और अजय दोनों ही उसका इंतजार कर रहे थे। रोहन के वहां पर पहुंचते उनकी सांस में सांस आई, और उस अघोरी के हाथ में कुछ काले कलर का था, जो उसने रोहन के हाथ में थमा दिया और रोहन को जल्दी से निकलने को कहा। उस मुर्दाघर की दूरी यहाँ से 7 किलोमीटर की थी। इस काम के खातिर रोहन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ तकरीबन 7 से 8 लोग मौजूद थे, लेकिन काम को संभालने के लिए रोहन को ही चुना गया था। बस उसे सबसे पहले डेड बॉडी को हाथ लगाना था, और मुर्दाघर दूर से इतना गंभीर दिखाई दे रहा था मानो अंदर भूत रहते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा और काले रूप में छाए हुए इस अंधेरे ने पूरे तरीके से उसे अपने अंदर ढक रखा था। पहला कदम जो रोहन का उस मुर्दाघर में पड़ा तो उसके हाथों से मिट्टी का एक बर्तन वहीं पर टूटकर नीचे गिर पड़ा,
अचानक ही कुछ हलचल होने लगी। सभी चीजें अपने आप ही हिलने लगी और एक अजीब सा कंपन होने लगा। डेड बॉडी उसके सामने रखी थी, लेकिन वो उसे छू नहीं पा रहा था। अचानक ही वहां पर मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी और खून भी पूरी तरीके से रोहन की बॉडी पर अब हावी हो गया। ये इतना ज्यादा खौफनाक नजारा था कि इसे देखकर रोहन पूरी तरीके से टूट गया, लेकिन उसने अब तक हिम्मत जुटाए रखी और उस डेड बॉडी की पेटी को पकड़कर उसे खींचने लगा। सब कुछ इतना डरावना चल रहा था कि डर के मारे रोहन कभी भी अपनी जान गंवा बैठ सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसे वो खींचता रहा। तभी उसके पैर अचानक ही अटकने लगे। अचानक ही उसने देखा कि जमीन के अंदर से कुछ हाथ उखड़ रहे थे, जिन्होंने सभी के पैरों को जकड़ लिया था, लेकिन उन पैरों को ज्यादा देर तक रोक पाना उन हाथों की बस में नहीं था। लोहे की कोई भी चीज किसी के पास भी नहीं थी, जिस कारण खतरा तो मानो अगल बगल में भी नहीं था। कुछ देर तक तो ऐसा ही रहा और जैसे उस डेड बॉडी को वहां से निकाला गया तो सामने की तरफ काले रंग के नजर आने वाले बड़े बड़े राक्षस रास्ता रोककर बीच में ही खड़े हो गए। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये डेड बॉडी किसकी है और इसके लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। ये सब चल ही रहा था कि उनमें से एक आदमी उस काले काले रंग की चीज को उन भयानक राक्षसों के ऊपर फेंक दे। वो सभी चिल्लाने और चीखने लगे और मौका पाते ही सभी लोग उस डेड बॉडी को लेकर वहां से निकल गए। सुनसान और खंडर पड़े इस रास्ते में उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। मौत के मुंह से आज उन्होंने एक डेड बॉडी को छीन लिया। इस कसमकस की हालत में रोहन की बुरी दशा हुई। वो पूरी तरह बिखर सा गया और उसके शरीर पर जख्म के निशान बन गए। सभी लोगों के बदन पर घाव बने हुए थे और इसके बाद रोहन को पैसे तो मिले, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी नरक बन गई। उसके शरीर के घाव कभी भी सही नहीं हुए। आज भी वो एक नरक की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, एक रात में जो इंसान लखपति बन जाए वो कभी भी छोटे मोटे कामों से अपनी जिंदगी सफल नहीं हो पाता, उल्टा वो अपनी जिंदगी को नरक बना देता है। विनायक की देख रेख में आज धीरे धीरे रोहन की हालत फिर से ठीक होने लगी है, लेकिन उसका एक गलत फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कायम था। लेकिन अजय कौन था, वो उस लाश का क्या करेगा, ये मैं आपको फिर कभी फुर्सत से बताऊंगा, जो एक लंबी दास्तां है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, उस रात में पुराने बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। वहां का पूरा इलाका एकदम सुनसान था। उस रात मैं अपने मामा के घर से वापस रवाना हो रहा था और उस दिन मेरे मामा के बेटे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो उसी से मिलने के मामले में मुझे इतना लेट हो गया कि उन दोनों बस के अलावा कोई और साधन भी नहीं चलता था, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त था और मेरी बाइक भी घर पर ही रह गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि इतने लंबे सफ़र में कहीं पुलिस के डंडे का मेरी पीठ पर कोई निशान न बन जाए। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा था तो मुझे कुछ देर के बाद एक महिला नजर आ रही थी और उस महिला को देखते ही थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि पहले बस स्टैंड पर कोई नहीं था, लेकिन अब उस बस स्टैंड पर किसी इंसान को देखकर मैं थोड़ा हैरान था। बाद में मैंने उस महिला पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और बस के आने का इंतज़ार करने लगा। वैसे लॉकडाउन का वक्त चल रहा था और ऐसे में भीड़ का ना होना ज़्यादा हैरान वाली बात नहीं थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद शायद रात के 7:30 बजे बस स्टैंड पर पहुंच गई और उसके बाद जैसे बस स्टैंड पर पहुंची तो मैंने देखा कि बस एकदम खाली थी। शायद 3 या 4 गिने चुने यात्री ही बस के अंदर नजर आ रहे थे। बाकी की पूरी बस एकदम वीरान पड़ी थी। बस में 3 या 4 मुसाफिर लोगों को देखकर मैं उन्हीं के बगल वाली सीट पर बैठ गया और उसके बाद उनसे मैं गप्पे लड़ाने लगा। मुझे पता चला कि वो सब यही आजू बाजू में उतरने वाले लोग थे। फिर बस वहाँ से चल पड़ी और बस के चलते ही मैं मास्क लगाकर चुपचाप सीट पर बैठा रहा। उन लोगों के बीच मेरी बातचीत तो चल रही थी, लेकिन उन सब की शक्ल को मैं ठीक से नहीं देख पाया। चेहरों पर मास्क लगे हुए थे और कोरोना के इस काल में मास्क लोगों की एक आदत सी बन गई थी। ऐसे में सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, तो मैं उनका थोबड़ा नहीं देख पाया। अब धीरे धीरे बस ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और अब बस की स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उन लोगों से बात करते करते पता नहीं क्यों, लेकिन उस बस में मेरा सर दर्द करने लगा। सर इतनी ज़ोर से दुख रहा था कि मैं बोलने तक की हालत में नहीं था। और फिर कुछ देर के बाद बस अचानक से थक गई। फिर कंडक्टर ने बताया कि बस का इंजन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, ऐसे में बस को थोड़ी देर के लिए आराम दिया जाएगा।
तभी मैंने सोचा कि तब तक मैं नीचे उतरकर थोड़ा टहल लेता हूँ। वैसे भी बस में बैठे बैठे अब मेरा सर दर्द कर रहा था और अब बस के चलने का इंतजार था मुझे। मैं अभी बाहर घूम ही रहा था कि अचानक से मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो अपने चेहरे पर सफ़ेद कलर की साफ़ी ओढ़े हुए था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे आवाज़ देते बोला, अरे भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मैं एकदम से उसकी तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वो एक अजीब सा आदमी था। फिर बातों ही बातों में उस आदमी ने कहा, आप इस इलाके में उतर गए, वही बहुत है। अब आप बस में जाकर बैठ जाइए, वरना आपका क्या हादसा होगा आप सोच भी नहीं सकते। आप इस जगह को जितना ज़्यादा खामोश समझ रहे हैं ना, ये उतना ही डरावना और ख़तरनाक भी है। मैं उस आदमी की बात सुनकर उसे अनसुना करके वापस से बस में बैठ गया और बस में बैठते ही मैंने कंडक्टर को अपने पास बुलाया और बाहर मिले उस आदमी के बारे में बताया। तो कंडक्टर हैरानी से बोला, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं है? यहाँ तो कोई नहीं है दूर दूर तक। कंडक्टर की बात सुनकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया और गुस्से से भड़कते बोला, अरे यार, मैंने अभी उस आदमी को देखा है और मुझे कुछ डरावनी बातें बोल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे इस व्यवहार से उस बस में बैठे सारे जने मेरी तरफ घूरने लगे। फिर मैंने सोचा कि अब नज़रअंदाज करना ही सही होगा, तो मैं कुछ पलों के लिए शांत हो गया। फिर मेरी नज़र उस बस के आखिरी सीट पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो औरत बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले मुझे अपने बस स्टैंड पर बैठी हुई नजर आ रही थी। फिर मैं उस औरत को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जब वो बस वहाँ से चली थी तो वो औरत वहाँ पर नहीं थी, यानी कि उसके कदम बस के अंदर नहीं पड़े थे। फिर वो बस में कैसे पहुँच गई? मैं अभी ये सब सोच कर उसकी तरफ देखता रहा और वो औरत फिर से मुझे घूर रही थी, मानो मैं उसे कोई अजनबी आदमी लग रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं उससे अपनी नज़रें चुराने लगा। फिर कुछ देर के बाद बस की स्पीड बढ़ते बढ़ते मैं सब बातों को भूल गया था और अपनी सीट पर सर रखकर सोने लगा। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और इसी बीच मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बस में मैं केवल अकेला ही था। बस का कंडक्टर और ड्राइवर, हम तीनों के अलावा बस में कोई नहीं था। अब बस एकदम खाली नज़र आ रही थी। बस में बैठे सारे मुसाफिर लोग एकदम से गायब हो चुके थे, जो मुझे काफ़ी हद तक हैरान कर रहा था। इतनी जल्द सब लोग कहाँ गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि शायद सभी के बस स्टैंड आ चुके होंगे और सभी उतरकर अपने अपने घर जा चुके होंगे। यही सब सोचकर मैं फिर से अपनी सीट पर एकदम खामोश होकर बैठ गया। बस आगे बढ़ती ही जा रही थी और इसी बीच मैंने देखा कि एक गांव में अजीब सा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड के ऊपर कालपुर लिखा हुआ था, यानी कि यह कालपुर गांव था। मैं बस की खिड़की से झांकते हुए बाहर देखने लगा, क्योंकि कालपुर नाम के इस गांव की कई कहानियां मेरे दिमाग में मंडराने लगी। काफ़ी चीज़ें थीं जो इस गांव को पैरानॉर्मल बनाती थी। धीरे धीरे बस ने स्पीड पकड़नी शुरू की, लेकिन फिर अचानक से बस के ऊपर से किसी की आवाज़ आई और फिर मेरी नज़र लाल कलर के एक पल्लू पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि लाल कलर का ये पल्लू किसी महिला का लग रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरी सोच से परे था, जिसे मैं सिर्फ कहानियों में सुन सकता था। क्योंकि मैंने देखा कि बस के आजू बाजू में मुझे महिलाओं का बहुत बड़ा झुंड नजर आ रहा था। सभी के सर में आग जली हुई थी, यानी कि उनकी खोपड़ी आग से जली हुई थी। इसी बीच बस का कंडक्टर सीरियस हो गया और उसने भी बस की रफ्तार को बढ़ा दिया। अब बस और भी तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रही थी और मैं उन महिलाओं की तरफ देखता रहा। वो महिलाएं बहुत कुछ इस प्रकार से घेर चुकी थी, मानो वो इस बस को उठाकर किसी खाई में डाल देंगे। जब मैंने एक नज़र ड्राइवर पर मारी तो उसका बदन पूरा कांप रहा था। ड्राइवर के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था और ये साबित हो रहा था कि सच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कंडक्टर मेरे पास पहुंचा और खिड़की को एकदम से बंद कर दिया। बस की खिड़की बंद होते ही बस के अंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं एकदम से बंद हो गईं और उसके बाद पता नहीं कैसे लेकिन किसी का आगमन हुआ। कंडक्टर डर के मारे पीछे हट गया। लंबे लंबे जूतों और लंबी कटकाठी की एक महिला, जिसका रूप बहुत ही ज़्यादा डरावना था और उसका चेहरा बता रहा था कि वो असल में कितनी खुंखार होगी। एक अजीब सा डर मेरे मन में बैठ गया था। उस समय मेरी नज़र कंडक्टर पर टिकी हुई थी, जिसने तुरंत ही बस के दरवाजे पर लात मारी और वो नीचे कूद गया। कंडक्टर के कूदते ही ड्राइवर ने भी यही करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके चेहरे पर किसी ने बहुत जोर से झपट्टा मार दिया और ड्राइवर जल्दी से नीचे गिर पड़ा। ड्राइवर बस में ही गिरा था तो उसका सर वहीं पर मौजूद सीट से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गया। अब उस बस के अंदर अकेला मैं बचा था,
जिसकी सांसें अटक रही थी। तभी मैं एक सीट के नीचे छुप गया ताकि वहां से मुझे कोई नजर न आ सके और ना ही मैं किसी को दिख सकूं। लेकिन फिर उस बस के अंदर से बहुत सारे लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी को मारा जा रहा हो और कोई बहुत ज्यादा दर्द में हो। जब मुझे लगा कि अब इस बस के अंदर रुकना मेरे लिए एक पल भी सही नहीं है, तो मैं जल्दी से उस बस से नीचे उतरा और तुरंत ही वहां से भागने लगा। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे उस छोटी सी गली में वो कंडक्टर भी भागता हुआ दिखा और उस कंडक्टर को देखकर मैं उसी के पीछे पीछे भागने लगा। मुझे क्या पता था कि यहाँ से गुजरते वक्त मैं अपनी जिंदगी के सबसे भयानक दौर से गुजर जाऊंगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि अचानक से बिजली की तरह बहुत तेज तेज झटके मेरे शरीर में महसूस हुए। भागते भागते मैं उस कंडक्टर के पास पहुंच गया और उस कंडक्टर से इन सब चीजों के बारे में घबराते हुए पूछने लगा। तो उसने मुझे बताया कि उसने भी इन चीजों को पहली बार देखा है। तेज गति से भागता हुआ मैं उस कंडक्टर से आगे निकल गया तो उस कंडक्टर ने कहा, यहाँ से थोड़ा आगे एक कब्रिस्तान है और अगर हम उस कब्रिस्तान के थोड़ा बहुत भी सामने पहुंच गए तो फिर यहाँ की जिंदा लाश हमें खत्म कर देंगी। मैं उस कंडक्टर की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। तभी मुझे अपने सामने एक सफेद रंग का एक साया दिखा। दिखने में तो किसी सफेद चादर की तरह लग रहा था वो, लेकिन मैं पूरी तरह से पक्का था कि यह एक प्रेत ही है जो मेरे लिए काफी भयानक और डरावना भी साबित हो सकता है। मगर फिर मैंने वहां पर मौजूद एक काले रंग के दरवाजे को देखा तो मैं पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि सामने की तरफ नजर आने वाला एक कब्रिस्तान ही है और कहीं ना कहीं इस कब्रिस्तान के अंदर भूतों का आतंक रहता है जो मुझे कभी भी खदेड़ सकता है। यही सब सोचकर मैं वापस पीछे मुड़ा तो वो कंडक्टर सड़क के बीचों बीच पड़ा था। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि उसकी छाती को एक चुड़ैल छिल चुकी थी और उसके बदन को खा रही थी। वो बेचारा दर्द के मारे चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद की गुहार को एक्सेप्ट करने वाला वहां कोई भी नहीं था। मैं उसी वक्त बहुत जोर से भागा और अपनी जान बचाने के लिए हर कोशिश करने लगा। मैं इस कदर थक चुका था कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकूं। लेकिन जब पीछे मौत पड़ी हो तो इंसान कुछ भी करने को तत्पर रहता है। अब मैं बहुत ही बुरी तरह से थक गया था, लेकिन फिर से एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि महिलाओं का एक झुंड, जिन सभी की खोपड़ी में आग जल रही थी, वो सभी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी और उनके पैर हवा में उठे हुए थे और वो लगातार मेरा पीछा कर रही थी। मैंने अपनी जिंदगी जीने की तमाम उम्मीदों को छोड़ दिया था। मैं अपनी तरफ से आखिरी कोशिश कर रहा था। शायद वो एक ऐसा पल था जब मैं मरने वाला था। कहते हैं जब इंसान के साथ किस्मत नहीं होती तो वो उस जगह तक पहुंच ही जाता है जहां पहले से खतरों का खेल खेला जा रहा हो। अब मैं बहुत बुरी तरह से तो थक गया था, लेकिन फिर अचानक से एक गाड़ी वाले ने मुझे एक बहुत जोरदार टक्कर मारी तो मैं करीब 10 फीट ऊपर उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। पर मैं एक बुरे एक्सीडेंट में फंसकर सड़क पर बेहोश हो गया था और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ा था और एक आदमी मेरे बगल में खड़ा था। उस आदमी ने बताया कि वो महिलाएं मुझे मारने की फिराक में थी और अगर वो मुझे एक्सीडेंट की हालत में वहां पर छोड़ देता तो वो मेरा कलेजा खाकर अपने आप को संतुष्टि दे चुकी होती। फिर 30 दिनों तक मैं अस्पताल में भर्ती रहा और लॉकडाउन के उस दौर में मुझे उन लोगों से भी मुलाकात करनी पड़ती जो कोरोना वायरस के चपेट में थे। लेकिन भगवान का शुक्र था कि उस दिन मैं जिंदा बच गया, वरना जिंदगी और मौत का कोई पता ही नहीं रहता कि कब हमें अपनी चपेट में ले ले। दोस्तों, उस सफ़र को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र का दर्जा दे चुका हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे भी बड़ी दुविधा मेरा इंतज़ार कर रही है और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।